हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, उसका हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने सिंबल्स ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट्स पढ़े थे। ठीक है, तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप जिस तरीके से नोट्स बनाते हो ना, तो बच्चे ऐसे मत बनाया करो कि मैम ने फर्स्ट पार्ट बनाया तो उसका ठीक है, सेकेंड पार्ट बनाया तो फिर वो अगले पेज से स्टार्ट कर दो। ऐसे नहीं, जैसे देखो मैंने नोट्स बना रखे हैं तो आपका भी लास्ट वर्ड यही फेरम ही होगा ना, इसके बाद सीधा नेक्स्ट आप स्टार्ट कर सकते हो सीधा। ठीक है, जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखा करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होता है कोई एटम है उसका मास कितना है, दैट इज एटॉमिक मास। ठीक है, अब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में देखते हैं क्या है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड दैट ईच एलिमेंट हैज अ डिस्टिंग्विश एटॉमिक मास। ठीक है, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो बोलती है कि हर एलिमेंट के पास क्या है, खुद का एटॉमिक मास है। With this theory, the law of constant proportion could be explained easily। और इसी थ्योरी के कारण हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था जिसको हमने इजीली क्या है एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, मैंने उस टाइम आपको बताया था ना, मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने वहाँ पे 2:16 क्यों लिखा है, फिर वो उसको कट करके 1:8 आ गया। मैंने कहा था ना मैं आपको आगे डिस्कस करेंगे, तो अभी हम उसी चीज़ की बात कर रहे हैं बेटा, दैट इज एटॉमिक मास। ठीक है, नेक्स्ट इज but it is indeed difficult to evaluate the mass of an atom since the size of an atom is relatively small। ठीक है, indeed का मतलब होता है वास्तव में, बट वास्तव में क्या है, कोई भी आपका एटम है उसका मास कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एटम क्या होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज का होता है, इसलिए क्या है उसका एक्चुअल जो मास है वो पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, Therefore, scientists started evaluating the mass of an atom by comparing it with the mass of a standard atom। उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या तरीका निकाला, भी हर एटम का अगर हम साइज नहीं पता कर सकते तो हम एक तरीका निकालते हैं जिससे हमें क्या है, कोई भी एटम है उसका मास पता कर सके। तो उन्होंने क्या तरीका निकाला कि इसको एक स्टैंडर्ड एटम के मास के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक कोई एटम ले लेंगे, उसका स्टैंडर्ड मास है ये, सपोज एक्स। ठीक है, इसके साथ क्या सारे जितने भी एटम्स हैं उन सबको क्या कर देंगे, हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तब हमें क्या है, हर एक एटम का अलग अलग मास पता चल जाएगा। ओके, तो पहले के टाइम के अंदर जो उन्होंने स्टैंडर्ड लिया था वो स्टैंडर्ड क्या था, दैट इज अर्लियर 1/16 ऑफ द एटम ऑफ द मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम वाज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मास ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, दूसरे एलिमेंट का मास कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने क्या स्टैंडर्ड लिया था, 1/16 मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये कब की बात है, ये बहुत पहले की बात है। ठीक है, नाउअडेज क्या यूज करते हैं, कार्बन। Okay, now carbon 12 is considered a standard atom for calculating the mass। ठीक है, देखिए अब आगे, its atomic mass is 12 म्यू, इसको बोलते हैं म्यू। ठीक है, वैसे ये है क्या, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हर चीज की यूनिट होती है ना, मीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे केमिस्ट्री में यूनिट का क्या नाम है, म्यू। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, ऐसे यू बना दिया। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट या AMU, इतना बड़ा बड़ा लिखे तो उनको शॉर्ट फॉर्म में क्या कर दिया उन्होंने, सिर्फ यू रख लिया। तो अब 12 यू लगा रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास यूनिट को। ठीक है, thus we can see that one atomic mass unit is the mass of 1/12 of the mass of carbon 12 atom। ठीक है, कार्बन 12 जो एटम है उसके मास का 1/12 पार्ट क्या है, एक एटॉमिक मास यूनिट है। ओके, 1 एटॉमिक मास यूनिट किस चीज के इक्वल है, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम के मास के बराबर। ठीक है, समझ में आया बच्चों। सपोज कि हम एक बात करते हैं, 1/12 कैसे निकालते हैं कोई चीज का। सपोज आपके पास एक बड़ा सा वाटरमेलन है, आपने उसके क्या किए, उसके आपने 12 टुकड़े कर दिए। ठीक है, 12 टुकड़े करने के बाद एक जो टुकड़ा हुआ वो क्या हुआ, 1/12। ठीक है, उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे बता रखे हैं। और यहाँ पे स्टैंडर्ड किस चीज को लिया है, कार्बन एटम को। और पहले क्या यूज होता था, ऑक्सीजन एटम यूज होता था एज ए स्टैंडर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप, कैन एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टेबल दिखा देती हूँ, आपकी बुक के अंदर है कि डिफरेंट टाइप के जो आपके एलिमेंट्स हैं
उनके एटॉमिक मास कितना है, ये आपको लर्न भी होनी चाहिए बच्चे, क्योंकि तभी हम आगे न्यूमेरिकल कर पाएंगे, अदरवाइज आगे हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। हाइड्रोजन का कितना है 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम 40। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एक बार जितने मेंशन है आप उतने एक बार जरूर याद कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट है कैन एटम्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, एटम्स बच्चे हमेशा याद रखो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, वो हमेशा क्या करते हैं, ज्वाइन होते हैं या तो मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए या आयंस बनाने के लिए। ठीक है, एटम कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, सो एटम्स ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयन। ठीक है, कि चाहे उसको हम कि किसी तरीके से हम उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, तो वो करते क्या है उस चीज़ के लिए, एटम इकट्ठे होके क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस बना लेते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस एटम्स दैट कंबाइन केमिकली विद ईच अदर। ठीक है, मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन होता है किसी चीज का, बहुत सारे एटम्स का जो क्या है केमिकली कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट है दीज एटम्स आर बाउंड टुगेदर बाय सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब दो चीज हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनके बीच में क्या है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही होगा। ठीक है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये जो आपके एलिमेंट हैं वो चाहे सेम हो सकते हैं, एलिमेंट चाहे डिफरेंट भी हो सकते हैं, कंबाइन करते हैं और क्या बना देते हैं, एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, Therefore, a molecule is the smallest particle of a substance। अगर आपको डिफाइन करने के लिए कोई बोले कि डिफाइन मॉलिक्यूल, तो आप ये लिखोगे a molecule is the smallest particle of a substance that can exist independently, एग्जिस्ट कर सकते हैं, and shows all the property of that substance। और उस substance की क्या वो सारे प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। Now our next topic is molecules of एलिमेंट्स। कि एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। कि सेम टाइप के बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बना लेते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल बना लेते हैं एलिमेंट का। फॉर एग्जाम्पल हीलियम इज मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम वाइल ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ 2 एटम। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, 2 एटम से मिलके बनी है, 2 ऑक्सीजन ऐसे साथ में, तो ये क्या बन गया, एक ऑक्सीजन बन गया। ठीक है, हीलियम क्या है, सिर्फ अकेला हीलियम है। ओके, इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन है किस चीज का, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन की, और इसके अंदर क्या ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एक टर्म आती है एटोमोसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज इट्स एटोमिसिटी। ठीक है, एक आपका मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसको बोलते हैं उसकी एटोमिसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं उसकी एटोमिसिटी। फॉर एग्जाम्पल हीलियम इज मोनो एटॉमिक, मैंने आपको बताया था ऊपर, और जो आपका ऑक्सीजन है वो क्या है, डाई एटॉमिक है, क्योंकि उसके पास 2 एटम्स हैं। ठीक है, मोनो एटॉमिक क्या होते हैं, व्हेन एन एलिमेंट कंपेरिजन ऑफ अ सिंगल एटम, एक सिंगल एटम से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। मोनो का मतलब होता है हमेशा 1, एटॉमिक मतलब एटम। फॉर एग्जाम्पल ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डाई एटॉमिक, जिसके पास क्या होते हैं, 2 एटम्स होंगे, डाई का मतलब होता है 2। कहीं पे भी आपको बाई या डाई लिखा मिले तो उसका मतलब होता है 2। ठीक है, एटॉमिक मतलब सेम एटम। व्हेन एन एलिमेंट कंपेरिजन ऑफ 2 एटम, एग्जाम्पल ऑल द गैसेस, जितनी भी गैसेस है वो सब क्या है, 2 एटम से मिलके बनती है। ठीक है, अब आपके इसमें भी टेबल दे रखी है एक, देखिए ये देखो, एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स। ठीक है, जितने भी टाइप के नॉन एलिमेंट्स है, जैसे आर्गन है मोनो एटॉमिक है, हीलियम मोनो, ऑक्सीजन डाई, हाइड्रोजन डाई, क्योंकि आर्गन को क्या है AR लिख देते हैं, हीलियम को HE लिख देते हैं, ऑक्सीजन को O2, हाइड्रोजन को H2, नाइट्रोजन को N2, क्लोरीन को Cl2, फॉस्फोरस को इसके पास क्या होती है 4 वैकेंसी होती है, P4 लिखते हैं। ठीक है, और सल्फर को क्या है, ये अपने अकॉर्डिंग क्या है चेंज होता रहता है, ये देखता है कि मेरे साथ कौन सा एटम अटैच्ड है, इसलिए इसको क्या लिख दिया, पॉली एटॉमिक। ठीक है, टेट्रा का मतलब होता है 4, डाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1। ठीक है, समझ में आया। ओके,
नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड के मॉलिक्यूल कैसे हैं? Molecules of compound constitute the atoms of different elements that combine together in a fixed proportions। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स इकट्ठे मिल जाते हैं और क्या बना देते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर कंपेरिजन ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, H2O। H2O मतलब 2 मॉलिक्यूल है, 2 एटम्स है किस चीज के, हाइड्रोजन के, और 1 एटम है किस चीज का, ऑक्सीजन का। ठीक है, डन। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे हम आयंस क्या होते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। ठीक है, वो होते हैं आयंस, जिसके पास मेटल्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स भी होते हैं। दीज एलिमेंट्स इंक्लूड चार्ज स्पीशीज विच आर नोन एज आयंस। इनके पास क्या होती है, चार्ज स्पीशीज होती है, उनको बोलते हैं आयंस। ठीक है, चार्ज मतलब Na के ऊपर या तो पॉजिटिव होगा या क्या है, किसी के अंदर क्या है पॉजिटिव होगा, किसी के अंदर क्या है नेगेटिव होगा। जैसे Na के ऊपर पॉजिटिव आता है, Cl के ऊपर नेगेटिव आता है। ठीक है, Cu के ऊपर पॉजिटिव आता है। मतलब ये चार्ज स्पीशीज है जिसके ऊपर क्या है, कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है। ओके, देखिए आगे क्या है, दस आयन इज अ पार्टिकल दैट हैज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आयन क्या है, वो पार्टिकल जिसके पास या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, अगर किसी के पास नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एनायन, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसको बोलेंगे कैटायन। ठीक है, एक कैटायन का एग्जांपल दूं तो मैं Na, इसके ऊपर पॉजिटिव होता है। एनायन के एग्जांपल दूं तो मैं आपको Cl नेगेटिव। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आगे, देयर कैन बी अ सिंगल चार्ज एटम इन एन आयन और देयर मे बी अ ग्रुप ऑफ चार्ज एटम इन अ ग्रुप इन एन आयन दैट हैव नेट चार्ज ऑन अ कंपाउंड। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी एटम है उसके पास सिंगल चार्ज भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ चार्ज भी हो सकते हैं। When a group of atoms carries a charge in a compound, it is called as polyatomic ion। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, polyatomic ion बोलते हैं, जिसके पास क्या है, ग्रुप ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज केमिकल फॉर्मूला। ओके, we use a chemical formula to represent the composition of a compound in the form of symbols। ठीक है, कोई भी केमिकल फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, कॉम्पोजिशन होती है किसी इसकी कंपाउंड की, जिसको हम क्या एक सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला यू मस्ट नो 2 थिंग्स। आपको क्या 2 चीजों के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो उस एलिमेंट का सिंबल क्या है, सेकेंड उसकी वैलेंसी। ठीक है, अब तुम पूछोगे मैम वैलेंसी तो नई चीज है हमारे लिए, वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एक एलिमेंट की। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरी भाषा में बात की जाए तो वैलेंसी एक्सप्लेन्स हाउ एटम ऑफ वन एलिमेंट विल मिक्स विद द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, एक एटम दूसरे एटम के साथ कैसे मिलेगा। ठीक है, इस चीज की जो आपकी कैपेसिटी है उस चीज को क्या बोलते हैं, वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल द हाइड्रोजन आयन इज रिप्रेजेंटेड एज H पॉजिटिव विच मीन्स दैट इट हैज वैलेंसी 1। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, H पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इसके पास कितनी वैलेंसी है, 1। दिस इज द लिस्ट ऑफ वैलेंसीज ऑफ वेरियस एलिमेंट। ठीक है, मैंने आपके लिए एक लिस्ट बना रखी है कि किसकी वैलेंसी कितनी है। हाइड्रोजन की 1, हीलियम की 0, लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, बोरोन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1। ठीक है, और आयनिक फॉर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है रूल्स फॉर राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो उसके लिए बच्चे कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल है कि जो वैलेंसी या जो चार्ज है आयन पे, जिसको क्या करना है, बैलेंस रखना जरूरी है। वैलेंसी ऑफ द आयन्स मस्ट बी बैलेंस। ठीक है, सेकेंड है इन द केस बोथ मेटल एंड नॉन मेटल सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, द नेम ऑफ मेटल इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट इन अ केमिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड इज रिटन एज NaCl। ठीक है, कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे उसके अंदर पहले हमेशा क्या लिखते हैं, मेटल लिखते हैं, एंड देन हम क्या लिखते हैं, नॉन मेटल लिखते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, अगर हम पॉलीएटॉमिक आयन्स की बात करें तो द आयन इज रिटन इन ब्रैकेट्स बिफोर राइटिंग द नंबर ऑफ आयन्स एसोसिएटेड टू इट। ठीक है, वो क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल CaOH ट्वाइस।
इन केस ऑफ सिंगल आयन, अगर सिंगल ही आयन प्रेजेंट है तो देयर इज नो नीड टू मेंशन इन आयन्स इन अ ब्रैकेट, ब्रैकेट में आयन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे NaCl। यहाँ पे क्या है, ये पॉलीएटॉमिक आयन था, इसलिए क्या है, इसका आयन है वो बाहर लिखा गया है। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे दैट इज राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ अ सिंपल कंपाउंड। एक सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला है वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, उनको बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड, ठीक है। हाउ टू राइट अ फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, राइट द सिंबल ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड। सबसे पहले क्या लिखेंगे, उनके सिंबल लिखेंगे। राइट द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड, उसके बाद उनके वैलेंसीज लिखेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, उनको क्रॉस ओवर कर देंगे किसी इसको वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स को। सपोज करो हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ बच्चे, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, राइट द सिंबल ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। इनके क्या है, सिंबल याद करने पड़ेंगे हमें। हाइड्रोजन का क्या था, H था, क्लोरीन का क्या था, Cl था। ओके, डन। उसके बाद राइट द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड, फिर इनकी वैलेंसी लिखनी है। हाइड्रोजन की कितनी है, 1, इनकी कितनी है, 1, ठीक है। उसके बाद इसको क्या कर देंगे, क्रॉस ओवर कर देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ भी 1, क्लोरीन के साथ भी 1, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ फिर, दैट वुड बी HCl, है ना। मैंने आपको पहले बताया था अगर सिंगल आयन्स है तो वो वैलेंसी नीचे ब्रैकेट में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है कि दोनों के पास क्या है, 1 वैलेंसी। ओके, अगर हम बात करें 2 वाले की तो हम एक एग्जांपल करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है बच्चे, H, सल्फाइड का सिंबल S, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1, सल्फर की कितनी है, 2। इसको क्या करना है, क्रॉस ओवर करना है। सो फाइनली क्या हुआ, H के साथ क्या आया, 2, जो पहले लिखा हुआ वही हमेशा पहले लिखेंगे। H के नीचे क्या लिख दो, 2, फिर क्या लिख दो, S के साथ 1, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत है नहीं, 1 कभी भी नहीं लिखते मैम, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बना, H2S, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर और मुश्किल मैं आपको करवाऊं तो दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड का करवा देते हैं। मैं आपके NCERT बुक में से ही एग्जाम्पल करवा रही हूँ बच्चे, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, रुको मैं आपको यहीं से बुक में से समझा देती हूँ डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन के लिए C, क्लोराइड के लिए Cl। यहाँ पे बात करें टेट्रा की तो उसकी कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 हमने देखा था, और क्लोरीन की कितनी है, 1। फिर इनको क्या करना है, क्रॉस ओवर करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, C के साथ क्या है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद लिखेंगे Cl के साथ क्या है, 4, तो क्या बन गया फॉर्मूला, CCl4। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का क्या है, Mg, क्लोराइड के लिए Cl, ठीक है। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, क्लोरीन की होती है 1 नेगेटिव। तो क्या हुआ, क्रॉस ओवर करो, Mg 1 है तो 1 के लगाने की जरूरत नहीं होती, 2 है तो 2 लिखने की जरूरत है। उसके बाद Cl2, ठीक है, डन। उसके बाद नेक्स्ट है, इस चीज के लिए बच्चे आपको एक तो वैलेंसी याद होनी चाहिए प्लस आपको सिंबल्स याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन आंसर है ना पेज नंबर 39 पे, ओके, कि इनका फॉर्मूला लिखो, इनके नेम बताओ, फॉर्मूले इन्होंने लिख रखे हैं तो, ठीक है। ये बताने हैं कि इसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आप एक बार रफ कॉपी में सॉल्व करोगे मेरी ये वाली वीडियो देखने के बाद, ठीक है, ताकि आपको जो पीछे जितना करवा चुकी हूं मैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हम करेंगे ये वाला टॉपिक दैट इज मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। ये बेटा बहुत अलग चीज है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, अगर आपको पीछे वाला नहीं आता है तो आप आगे लेसन के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है, आपको यही नहीं पता कि सिंबल क्या होते हैं, सिंबल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो फिर आज वाला आप चीज नहीं कर पाओगे कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला, वैलेंसी, सिंबल्स ये नहीं आएंगे तो फिर आप ये मोल कॉन्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए क्या है, ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का बेसिक है ये,
ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप तीनों के 2 पार्ट जो अब तक आ चुके हैं, फर्स्ट पार्ट आ चुके हैं, आज वाला ये सेकंड पार्ट, और इसके बाद एक पार्ट और आएगा दैट इज मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है। ये तीनों पार्ट आप बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है। उसके बाद आप खुद क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। प्लस जो आपके बीच बीच में एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं ये भी एक बार आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक यू। That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends, and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.